गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। अभी तक हमने प्लांट टिश्यू पढ़े, अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के ऊतक। ठीक है, तो जंतुओं में भी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया जैसे मैंने लिखा है सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक क्या होते हैं? सरल ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार, संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति में एक समान होता है। आप जानते हो ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह। तो ऐसा समूह जो आकार, संरचना और उत्पत्ति में एक समान है और एक विशेष कार्य को करता है। ठीक है, उसको हम सरल ऊतक कह देते हैं। अब जटिल ऊतक क्या होते हैं? जटिल ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो संरचना और कार्य दोनों में अलग होते हैं। संरचना भी अलग है, कार्य भी अलग है, लेकिन आपस में वो मिलकर किसी विशेष कार्य को करते हैं। ठीक है, अब ऊतक 4 प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहले उपकला ऊतक, इसको हम कवरिंग ऊतक भी कहते हैं। कवरिंग मतलब ये कवर बनाता है, जैसे आप बुक पे कवर लगाते हो ना, इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो उपकला ऊतक बनाता है। तो ये इसका मुख्य काम होता है कि शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बाहर से तो होता ही है, और जो खोखले अंग होते हैं उनके आंतरिक सतह पे भी ये होता है। जैसे हमारी आहार नाल जो होती है, वो नाल है, नाल मतलब ट्यूब। ठीक है, तो उसके अंदर भी उपकला स्तर पाया जाएगा। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू यानी ये सपोर्ट करते हैं, शरीर के विभिन्न संरचनाओं को परस्पर बांध के रखते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक। उसके बाद नेक्स्ट है पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक क्या करता है? ये पेशीय ऊतक मतलब पेशियाँ, मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ क्या करती हैं? हमको हिलने डुलने में मदद करती हैं। ठीक है, अगला है आपका तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक क्या काम करता है? ये ऊतक तंत्रिका आवेगों के संवहन में सहायक होता है। यानी जो हमारी बॉडी में आवेग होते हैं, हमें सर्दी, गर्मी, ठंड, क्या कहते हैं, सर्दी, गर्मी या बाहर से कोई चीज़ हमारे शरीर में कीड़ा वीड़ा चल रहा है तो हमें हर चीज़ का आभास हो जाता है। ये सब काम तंत्रिका ऊतक करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक मैंने आपको बताया अंगों की बाहरी त्वचा और खोखले अंगों की बाहरी और आंतरिक दोनों सतह पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है? ये कोशिकाएं या तो एक लेयर बनाएंगी, एक परत बनाएंगी, या एक से अधिक परत बनाएंगी। ठीक है, अब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं दिखने में। ठीक है, और इनकी कोशिकाओं के बीच में जैसे ये ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाते हैं ना, ऐसे इनकी कोशिकाओं के बीच में थोड़ा थोड़ा जो है अंतराकोशिकीय पदार्थ होता है जो इनको जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल चिपकी होती हैं आपस में। ठीक है, और इनकी सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसको आधारभूत कला हम कह देते हैं। जैसे सपोज ये कोशिकाओं की परत है। ठीक है, ये चिपकी हुई है, इसके नीचे की जो परत होती है इसको हम आधारभूत कला कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ऊपर की ये जो कोशिका होती है इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, यहाँ कोई रक्त किसी का नहीं होगी। जैसे आपकी त्वचा है तो आपकी स्किन, जो ये बाहर की चमड़ी है, इस पर कोई खून की सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये जिंदा कैसे रहती है? आपकी त्वचा को ऑक्सीजन, भोजन कैसे मिलता है? ये आधारभूत कला से। आधारभूत कला में रक्त की सप्लाई होती है, यहाँ ऑक्सीजन है, भोजन है, ये विसरण के द्वारा इन तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो आपकी उपकला है 2 प्रकार की होती है, सरल और संयुक्त। सरल जो होती हैं वो अपने आकार के आधार पर शल की, घनाकार, स्तंभाकार और ग्रंथिल प्रकार की होती हैं। संयुक्त को 2 स्तर में हम बांट देते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। ठीक है, स्तृत, इसको हिंदी में कहते हैं स्तृत, कंटिन्यूस जो होती हैं। ठीक है, और ये होती है स्यूडो स्तृत, झूठी स्तृत। ठीक है, तो अब जो सल्की होती है वो इस प्रकार की होती है। देखिए स्केल लाइक आपको दिख रही हैं, इस प्रकार की सेल्स होती हैं। एक लेयर है केवल, ज़्यादा नहीं है। देखिए एक लेयर है, ये पूरी मैंने इस तरीके से एक लेटी हुई संरचना बनाई हुई है आपके सामने। ये इस प्रकार से इसमें ये सल्क हैं, सल्क मतलब चपटी संरचनाएँ हैं। ठीक है, और इनके अंदर केंद्रक भी होगा, इन सब में केंद्रक होगा। तो ये चपटी कोशिकाएं क्या काम करती हैं? छानने का और पदार्थों के विसरण का काम करती हैं। अब छानने का काम ये कहाँ करेगी? हमारे वायु कोश में, हमारे फेफड़े में जो वायु कोश होते हैं वहाँ अंदर जो है छानने का ये काम करती हैं। ठीक है, और पदार्थ के विसरण का यानी कि हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें से कई पदार्थ जो हैं नलियों के आर पार जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नलियाँ कोशिकाओं से चिपकी होती हैं, तो
ये कोशिकाएं वहीं पे पाई जाती हैं, सल्की एपिथेलियम, जो विभिन्न पदार्थों को आर पार जाने में मदद करती है। ठीक है, और ये त्वचा को सूक्ष्म जीवों और बाह्य पदार्थों से बचाती है। दूसरी है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला में ये घन के आकार की क्यूब जैसी होती हैं। ठीक है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ये देखिए। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है, अवशोषण और श्रवण। श्रवण आप बाद में पढ़ोगे, श्रवण क्या होता है, सिक्रीशन हम जिसको कहते हैं। अवशोषण यानी किसी चीज़ को शोषित करना। तो ये मेनली आपकी किडनी में पाई जाती है। ठीक, तीसरी जो होती है स्तंभाकार उपकला। स्तंभ मतलब ये पिल्लर जैसी है, देखिए पिल्लर नुमा है, ये देखिए, इनमें केंद्रक नीचे की तरफ है, तो इसको हम कह देते हैं स्तंभाकार उपकला। ये आपके आमाशय, आंत और आंतरिक अंगों का आंतरिक स्तर बनाती है। ठीक है, अब ये जो स्तंभाकार होती हैं दो प्रकार की होती हैं। यदि इनमें सीलिया है तो सीलिएटेड, सीलिया नहीं है तो नॉन सीलिएटेड। चलिए समझते हैं। सीलिएटेड यानी पक्षमाप, पक्षमाप सीलिया को कहते हैं। देखिए जैसे ये आपकी पिलर लाइक सेल्स हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर देखिए सीलिया है। ठीक है, सीलिया मैंने आपको पढ़ाया है बैक्टीरिया में, फ्लैजिला, सीलिया। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके सांस मार्ग में पाई जाती है, जो आपकी नाक के अंदर इस प्रकार की सेल है, क्योंकि ये मूवमेंट करती है। अब ये मूवमेंट करेगी तो नाक के अंदर जो आपके धूल वूल आएगी उनको हटाएगी ये। ठीक है, और ये एक पाई जाती है आपकी फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका स्त्री जनन तंत्र में पाया जाता है, जो ओवम का मूवमेंट कराता है। ओवम अचल जो एग होता है उसको मूवमेंट करने में मदद करता है, क्योंकि सीलिया इस तरीके से मूवमेंट करती है। ठीक है, अब अपक्षमाप मतलब जिनमें सीलिया नहीं होता है। तो इनमें सीलिया तो नहीं होता है, लेकिन इसमें आप देखोगे इस प्रकार के उभार आ रखे हैं। देखिए ये इसी से आए हैं, जो नीचे सेल है ना, सेल से ये उभार आ गए, उंगली नुमा उभार। जैसे ये मेरा हाथ है तो मेरे हाथ की ये उंगलियां ये मेरे उभार हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटोप्लाज्मिक उभार कहते हैं, सूक्ष्मांकुर इनको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके आंत में पाए जाते हैं, और आंत में ये भोजन अवशोषण का काम करते हैं। क्योंकि देखिए अगर केवल मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, अब सपोज मुझे यहाँ से कोई चीज़ अंदर अवशोषित करानी है तो केवल इतनी सतह है ना, कोई चीज़ अंदर ले जानी है, इतना ही मार्ग है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँ तो कितना ज़्यादा इसका मार्ग हो गया। देखिए यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से, इसके कई मार्ग बन गए। इसको कहते हैं हम कि अवशोषण सतह को ये बढ़ा देता है। अगला है ग्रंथिल उपकला। तो ग्रंथिल उपकला क्या होती है, ये जो उपकला की कोशिकाएं होती हैं ये कभी कभी कुछ पदार्थ बनाना शुरू कर देती हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती है आपके चेहरे पे। कभी कभी आपने देखा ऑयली जिनकी स्किन होती है, तेलीय जिनकी त्वचा होती है, उनकी स्किन से तेल निकलता है। कईयों के बाल ऑयली हो जाते हैं बहुत जल्दी, वो उनमें ऐसा लगता है जैसे तेल आ गया, तो वो ग्रंथियाँ हैं जो तेल बनाती है। पसीने की ग्रंथि है आपके शरीर में, जहाँ से भी पसीना निकलता है, वो उपकला ऐसी उपकला है जो पसीना स्रावित कर रही है। ठीक है, तो इनको ग्रंथिल उपकला हम कह देते हैं। ये ग्रंथि में बदल जाती है। अब ये ग्रंथियाँ अगर एक कोशिका की बनी है तो एक कोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ग्रंथि बना रही है तो बहुकोशिकीय है। अब मुख्य इनका अंतर होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं जो कोई विशेष पदार्थ बना रही हैं, ये अपने पदार्थ को अपने से बाहर कैसे निकालती हैं। ठीक है, सपोज ये ग्रंथि है, इसके अंदर कोई पदार्थ है, तो ये इसको किसी नली के द्वारा, सपोज ये ग्रंथि है, ठीक है, इस ग्रंथि में कोई हार्मोन बना है, क्लियर है, इस हार्मोन को जो है इस सेल तक जाना है। अब ये इस हार्मोन को इस नली के द्वारा भेज रही है, या ये इस हार्मोन को यहाँ रक्त में डाल रही है। दो तरीके ना, या तो इस ट्यूब के द्वारा ये यहाँ पहुँचे, या तो ये रक्त में इस पदार्थ को डाल दे और रक्त यहाँ पहुँचाए इसको। क्योंकि रक्त तो आप ऐसे समझिए कि जैसे नदी है, नदी में पत्थर है, ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में खून है, और पत्थर का मतलब हमारे अंग उस खून मतलब, खैर ये तो सूक्ष्म जीव का हो गया, लेकिन मैं उसको इस तरीके से कहना चाहूँगी कि जैसे नदी का उदाहरण हम नहीं लेंगे यहाँ पे। जैसे हाँ, जैसे आपके गांव में पानी की सप्लाई है, तो आपके गांव में प्रत्येक घर में नल जा रहा है, पानी के पाइप लगे हुए हैं, तो उनमें रक्त है और वो प्रत्येक घर तक पहुँच रहा है। ऐसे रक्त होता है, उसका तो एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर पाइप है, वो प्रत्येक कोशिका तक जाएगा। घर का मतलब कोशिका है, तो वो तो प्रत्येक कोशिका तक जाएगा। तो ये जो पदार्थ बना रही है ये रक्त में डाल रही है या
इस पाइप के द्वारा ये दूसरी सेल तक पहुंचा रही है। उस आधार पर ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी, ये ग्रंथियाँ अपने द्वारा पदार्थ सीधे रुधिर में डाल देती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इनको नलिका विहीन ग्रंथि भी हम कह देते हैं। जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अंडाशय, वृषण, अधिवृषण, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है कि इन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं और इनसे जो पदार्थ बनता है वो ट्यूब के द्वारा अपनी स्थल तक पहुंचता है। जैसे अश्रु ग्रंथि है, अब हमारी आंखों से जो आंसू आता है वो आंसू कहीं और बन रहा है और हमारी आंख की साइड में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब से वो हमारी आंखों से बाहर निकलता है। लार ग्रंथि है, लार हमारे गले के बगल में लार ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ लार बनता है, वो ट्यूब के द्वारा हमारे मुंह में आता है। ठीक है, ऐसी आमाशय और आंत की ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, अब है संयुक्त उपकला। जैसे मैंने अभी आपको बताया उपकला दो प्रकार की होती है, सरल और संयुक्त। तो संयुक्त कुछ नहीं है, संयुक्त में जैसे अभी आपने पढ़ा सरल में एक परत होती है, संयुक्त में एक से ज़्यादा परत होती है। ठीक है, और ये जैसे ऊपर आपने सरल उपकला पढ़ी, तो सरल उपकला का ज़्यादातर काम क्या था, या तो वो अवशोषण कर रही थी, या तो वो छानने का काम कर रही थी, या तो वो कोई चीज़ श्रावण करने का काम कर रही थी। श्रावण मतलब सिक्रीशन, बाहर छोड़ना किसी चीज़ को। लेकिन संयुक्त उपकला ये सब काम नहीं करती है, ये शरीर को रासायनिक और यांत्रिक बलों से इनकी सुरक्षा करती है, शरीर की सुरक्षा करने का काम करती है। ये त्वचा की शुष्क सतह पर, मुख गुहा की नम सतह पर, आपके मुंह के अंदर जो नम सतह होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। तो अब संयोजी ऊतक का मतलब है कि ऐसा होता है जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, संयोजी ऊतक को एक बार हम समझ लेते हैं। संयोजी ऊतक क्या है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। ये है संयोजी ऊतक का चित्र। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ये एक सेल है, इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। कहीं कहीं इसको तंतुकोरक कह रखा है, आपकी किताबों में इसको तंतुकोरक कह रखा है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका क्या करती है कि ये दो चीज़ें बनाती है। एक तो ये एक विशेष प्रकार का पॉलीसेकेराइड बनाती है, वो पॉलीसेकेराइड पूरी जगह फैल जाता है, जो जो येलो कलर से मैंने करा है, और इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स को आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे जैसे एक जेलीनुमा संरचना है, या आप एक नदी समझ लीजिए। नदी में तो पानी होता है, लेकिन जेल कैसा होता है, जो ना तो तरल है ना ठोस है। तो उसमें जैसे तालाब है, तालाब में पानी है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दलदली पानी, कीचड़ युक्त पानी है, उसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं। तो इसी प्रकार का ये संयोजी ऊतक की संरचना होती है। इसमें ये जो फाइब्रोब्लास्ट होती है, ये एक तो क्या बनाएगी, मैट्रिक्स बनाएगी, तरल बनाएगी जिसमें ये सब डूबे रहेंगे। दूसरा ये तंतु बनाती है। ठीक है, अब तंतु दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक आप ये देख रहे हो बंडल में काले रंग से, और एक आप ये देख रहे हो रेड कलर में जो पतले से दिख रहे हैं। तो ये रेड वाले होते येलो हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आप उनको लाल रंग से बनाया है। और ये जो काले रंग के दिखाए ये सफ़ेद होते हैं, तो इनको सफ़ेद कोलेजन तंतु और इनको पीले इलास्टिन तंतु हम कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैक्रोफेजेज है। आप समझे कि ये जो स्टार जैसी संरचना है ना, ये मैट्रिक्स भी बनाएगी, ये जो तरल पदार्थ है जिसमें सब डूबे हैं, और ये तंतु भी बनाएगी। तंतु यानी रेसे, धागे जो इसको मजबूती देंगी। ठीक है, तंतु का मतलब रेसे। जैसे आपने नारियल खाया होगा, तो नारियल का जो खोल होता है वो जब आप निकालते हो उसमें रेसे होते हैं, ऐसे रेसे होते हैं ये भी, जो मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस एक प्रकार की सेल है। ये क्या करती है, ये सूक्ष्म जीवों को पकड़ के खा लेती है। शरीर में कोई जीव पहुंच गया, इसका काम है उनको नष्ट करना। एक इसमें होता है वसा संग्रह क्षेत्र। वसा संग्रह क्षेत्र का मतलब क्या है, जैसे हमने कार्बो रोटी खाई, हमने प्रोटीन खाई, हमने कुछ भी खाया, तो हमने कुछ तो एनर्जी के रूप में बाहर छोड़ दिया, लेकिन जो एनर्जी के रूप में हमने नहीं छोड़ा वो वसा के रूप में यहाँ जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक मैंने लिखा है। संयोजी ऊतक यही होता है। अब कहीं कहीं पे ये तंतु नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते वो हम इसमें आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है संयोजी ऊतक के घटक, तो इसमें कोशिकाएं होती हैं, इसमें मैट्रिक्स होता है। देखिए, ये कोशिकाएं जो है मैट्रिक्स बनाती हैं और तंतु बनाती है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, मैट्रिक्स का काम क्या होता है, विसरण की क्रिया द्वारा भोजन, जल, गैस और व्यर्थ पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का काम मैट्रिक्स करता है। तंतु प्रोटीन के बने होते हैं, या कोलेजन होता है या इलास्टिन होता है। तो ये रक्त को छोड़ के सब में पाया जाता है। रक्त एक तरल तरल संयोजी ऊतक है, अभी मैं आपको बताऊंगी।
अब हम तंतु की बात करते हैं। तो तंतु दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और पीले। सफ़ेद तंतु कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, और ये असाकित होते हैं, ठीक है, बंडल में पाए जाते हैं। पीले तंतु इलास्टिन के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन ज़्यादा पावरफुल है, ये भार सहने की क्षमता रखता है। जबकि जो पीला तंतु है इलास्टिन, इलास्टिन शब्द इलास्टिक से बना है। इलास्टिक आप जानते हो लचीला होता है। तो इलास्टिन प्रोटीन जो है वो शाखाओं में बटी होती है और ये ऊतकों को लचीलापन प्रदान करती है। अब कोशिकाओं की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट मैंने अभी आपको बताया मैट्रिक्स बनाती है और प्रोटीन बनाती है, ठीक है। प्रोटीन तंतु बनाते हैं और मैट्रिक्स किससे बनता है, पॉलीसेकेराइड से। मैक्रोफेज बड़ी आकार की कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। इसके अलावा एक और सेल है मास्ट कोशिका, ये भी आपके संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मास्ट कोशिका दो प्रकार के पदार्थ बनाती है, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिपेरिन क्या करता है, देखिए आप के जो रक्त वाहिनियों में जो खून बह रहा होता है ना, उसको जमने से रोकती है, ठीक है। अगर वो जम जाएगा तो वो बह नहीं पाएगा। दूसरा होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या काम करता है, जैसे कहीं आपके शरीर में चोट लग जाती है तो उस स्थान पे आपने देखा होगा तुरंत जो है वो स्थान सूज के लाल हो जाता है ना, वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह बढ़ने से वहाँ पे WBC हमारे खून में होती है, वो वहाँ आकर के उस घाव पर जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको नष्ट करने के लिए वहाँ पे रक्त का संचार बढ़ जाता है। रक्त में फाइब्रोब्लास्ट होता है जो वहाँ पे आके तंतु बनाएगा तो एक जालनुमा संरचना बनाएगा ताकि खून ना बहे, ठीक है। तो स्टेमिन उस समय रक्त की वाहिनियों को फैलाने का काम करता है, उनका मुंह बड़ा करता है ताकि रक्त तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। तीसरा है वसा संग्रहण क्षेत्र। वसा संग्रहण क्षेत्र मैंने आपको बताया, आवश्यकता से अधिक भोजन को वसा के रूप में ये एकत्रित कर लेता है, ठीक है। अब संयोजी ऊतक को देखिए आपके बुक के अनुसार 3 भागों में बांटा है, लचीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, ठीक है। अब जो ये विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है, इसमें आपकी ये 2 चीज़ें आ जाती है जो मैंने ऊपर काटी हुई हैं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं था। तो विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में आपका तरल संयोजी ऊतक और कंकालीय संयोजी ऊतक आ जाता है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको आज नहीं पढ़ाऊंगी, इसको कल पढ़ाऊंगी। तो विशिष्ट संयोजी ऊतक में क्या आता है, आपको याद रखना, तरल संयोजी ऊतक और कंकालीय संयोजी ऊतक। आज हम पढ़ेंगे लचीला संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक, जो कि एक वास्तविक संयोजी ऊतक के प्रकार है। तो लचीले को शिथिल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। लचीला मतलब जो शिथिल है। अब शिथिल क्यों है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स बताया कि मैट्रिक्स में कोशिका और तंतु होते हैं। अगर ये कोशिका और तंतु एक दूसरे से शिथिलता से जुड़े हैं, मतलब ढीले रूप से जुड़े हुए हैं, तो इनमें लचीलापन होता है। जैसे आपने निवाड़ की चारपाई देखी होगी तो उसमें जो धागे बंधे होते हैं, जो पट्टी बंधी होती है, वो लचीली होती है, ऊपर नीचे वो हो सकती है। ऐसे ही शिथिल संयोजी ऊतक होता है, इसमें कोशिका और तंतु शिथिलता से जुड़े होते हैं, टाइट से नहीं जुड़े होते हैं, ढीले रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे, हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे ये वाला संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। इसी में वसा ऊतक है। वसा ऊतक भी एक प्रकार का शिथिल संयोजी ऊतक है। ये भी आपके त्वचा के नीचे होता है और यहाँ पे वसा जमा होती है, फैट जमा होता है। जो मोटापा आपके शरीर में आता है, आपके त्वचा के नीचे जो वसा संग्रहण क्षेत्र होता है, वहाँ पे फैट जमा होने से जो है वसा जमा होने से आपके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सघन संयोजी ऊतक। सघन मतलब जिसमें तंतु और कोशिकाएं घने एक दूसरे से टाइट से जुड़ी होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, नियमित और अनियमित। नियमित में आप ये देखिए कि ये जो तंतु हैं, ये जो कोलेजन या इलास्टिन है, ये बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर लगे हुए हैं ना, व्यवस्थित ढंग से ये लगे हुए हैं। उनके बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट यानी ऐसी कोशिकाएं जो तंतु बनाती हैं। तो ये नियमित है। ये किस में पाए जाते हैं, कंडराओं और स्नायु में। अब कंडरा क्या होती है, बहुत बार पूछा जाता है। कंडरा ऐसा ऊतक है, ऐसा नियमित सघन संयोजी ऊतक है जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है, पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु क्या होता है, स्नायु भी एक प्रकार का नियमित सघन संयोजी ऊतक है जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनियमित सघन संयोजी ऊतक। इसमें आप देखिए तंतु जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित है। तो इसमें आप देखिए कि ये तंतु अनियमित रूप से हैं। ये ऊतक हमारा त्वचा में पाया जाता है। तो आज मैं इतना ही बताऊंगी, कल मैं आपको विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक बताऊंगी जिसमें हम तरल संयोजी ऊतक और कंकालीय संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। थैंक यू।